हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज है 11 नवंबर 2022। मैं एक प्रोफेशनल बैंकर हूं, पर मुझे पढ़ाना पसंद है, इसलिए मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ लेकर आया हूं आज बिजनेस स्टैंडर्ड और बिजनेस लाइन न्यूज़पेपर से। तो आज सारे न्यूज़ को मैं एक एक करके कवर करूंगा, तो चलिए देखते हैं विद वेस्ट टाइम किए। हाँ, आज का न्यूज़ क्या है। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो काइंडली सब्सक्राइब करिए। हाँ, ये एक्चुअली मुझे मोटिवेशन देता है, ताकि मुझे पता चलता है कि आप लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं, और मुझे खुशी होती है, इसलिए मुझे और एनर्जी आता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को बनाऊँ एज अ मोटिवेशन। तो चलिए देखते हैं। पहला न्यूज़ है, एग्रेसिव गोल्ड बाइंग बाय द सेंट्रल बैंक्स पॉइंट्स टू इम्पेंडिंग ग्लोबल रिसेशन। Second is, Finance Ministry finalizes framework for issuance of sovereign green bond. Third is, solar developers shocked as the government removes project import benefits. हम लोग यहाँ पे प्रोजेक्ट इंपोर्ट के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट इज, लेड बाय ऑयल, रशिया becomes fifth largest exporter to India. Then India waits step to cool record wheat prices, government sources says. India's groundwater extraction stage at 60% in year 2022, says the report. Moody's cuts India's growth projections to 7% for financial year 22. रूपी गेन्स 71 पैसे टू 80.69 अगेंस्ट यूएस डॉलर। तो ये सारी न्यूज़ को आज हम लोग देखेंगे एक एक करके, और समझेंगे, इसमें जो भी कंसेप्ट इन्वॉल्व होगा उसे जानेंगे, जिससे कि हमें बाद में न्यूज़ को समझने में पढ़ने में ज़्यादा आसानी हो। तो चलिए देखते हैं। पहला न्यूज़ है रिलेटेड टू कि जो गोल्ड बाइंग है सेंट्रल बैंक्स ने जो किया है, वो बहुत ज़्यादा हेवी क्वांटिटी में सेंट्रल बैंक्स गोल्ड को बाई कर रहे हैं राइट नाउ। अगर पूरे ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स को देखें, तो सेंट्रल बैंक जो है सारे कंट्रीज़ में अपने गोल्ड का स्टॉक को बढ़ा रहे हैं। बेसिकली एक तरह से अपने रिजर्व्स को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं कंपेयर टू डॉलर। पहले रिजर्व्स डॉलर में अगर जो रख रहे थे सेंट्रल बैंक्स, उसे डाइवर्सिफाई करके गोल्ड में रख रहे हैं एक्चुअली में। क्यों? क्योंकि डॉलर राइट नाउ थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल हो गया, बहुत ज़्यादा ये अप्रिशिएट कर गया है डॉलर। बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होने से फिर इसका डर होता है कि ये नीचे गिर जाए, इसलिए जो थोड़ा सेफ एरिया में लोग चाहते हैं, मतलब कि जो सेंट्रल बैंक्स चाहते हैं कि सेफ इन्वेस्टमेंट हो, इसलिए गोल्ड में करते हैं। तो ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स का अगर हम लोग बात करें, ठीक है, सिर्फ सितंबर क्वार्टर में, सितंबर मतलब जुलाई अगस्त सितंबर, जुलाई से सितंबर का अगर हम लोग बात करें, तो ग्लोबल में पूरे सेंट्रल बैंक्स ने अराउंड 400 टन्स ऑफ गोल्ड्स को परचेस किया है। और ये बहुत ही हैवी अमाउंट है अगर हम लोग कंपेयर करें ईयर 2000। हाँ, सिंस ईयर 2000 400 टन्स ऑफ गोल्ड इतना कभी नहीं किया गया था। लास्ट ये जो है ईयर 2018 में एक गोल्ड परचेज हुआ था अराउंड 241 टन्स का किसी एक क्वार्टर में। हाँ, तो दिस इज एक्चुअली अ डबल द अमाउंट। इस क्वार्टर में, जुलाई टू सितंबर क्वार्टर में, डबल द अमाउंट जो है इन्वेस्ट किया गया है गोल्ड में बाय द सेंट्रल बैंक्स। और इस साल अगर हम लोग पूरा बात करें ईयर 2022 का, ये एक क्वार्टर का था जुलाई टू सितंबर, अगर हम लोग इस साल का बात करें, हाँ 2022, तो सेंट्रल बैंक्स ने हैज़ परचेस्ड अराउंड 673 टन्स ऑफ गोल्ड। अब सोच सकते हैं कितना हेवी अमाउंट है। 673 टन्स ऑफ गोल्ड परचेस किया गया, ऑल बिकॉज द डॉलर इज स्ट्रेंथनिंग टू मच एंड दिस हैज़ बिकम अनप्रिडिक्टेबल नाउ। इसलिए इट इज़ एक्सपेक्टेड कि सेफ इस एरिया में इन्वेस्ट करें, इसलिए गोल्ड में इन्वेस्ट किया जा रहा है राइट। अगर हम लोग सिर्फ अपना कंट्री का बात करें, हमारा सेंट्रल बैंक का क्या नाम है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। आरबीआई ने इस क्वार्टर, अगर सिर्फ क्वार्टर का बात करें जुलाई से सितंबर का, तो गेस करिए कितना किया होगा आरबीआई ने परचेज। आरबीआई हैज परचेज 17 टन्स ऑफ गोल्ड। 17 टन्स ऑफ गोल्ड परचेज किया। हाँ, और अभी राइट नाउ जो अपना गोल्ड रिजर्व्स, इससे कितना हो गया, 785 टन है आरबीआई के पास गोल्ड रिजर्व्स। 785 टन्स ऑफ गोल्ड। और ये गोल्ड बेसिकली आरबीआई डोमेस्टिकली एज ए डोमेस्टिक रिजर्व्स रखता है, कुछ गोल्ड आरबीआई रखता है इन बैंक ऑफ इंग्लैंड। हाँ, बैंक ऑफ इंग्लैंड में, और कुछ बाद बाकी जो है बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट बीआईएस के पास रखता है। इसमें से जो है सारे कंट्रीज़ का अगर सेंट्रल बैंक्स का बात करें, तो टर्की जो है, हाँ, टर्की इज़ द लार्जेस्ट गोल्ड बायर हुआ है। टर्की ने सबसे ज़्यादा गोल्ड इस साल खरीदा है, और उसका गोल्ड रिजर्व्स राइट नाउ है 489 टन्स ऑफ गोल्ड। कंट्रीज जो है वो अब चाहता है कि वो अपना गोल्ड, वो जो भी फॉरेक्स रिजर्व्स है उसको डाइवर्सिफाई करे। हाँ, और इसलिए वो डॉलर से हटाकर गोल्ड की तरफ, क्योंकि गोल्ड सेफ होता है, इसलिए उधर कर रहा है राइट नाउ। हमें पता है कि डॉलर कितना ज़्यादा अप्रिशिएट हो गया। रूपी अगर कंपेयर करें, हाँ, रुपी अगर कंपेयर करें डॉलर से, तो इट हैज़ डिप्रिशिएटेड अराउंड 6% सो फार, पूरे इस साल में 6%। टर्की का जो लायरा है, टर्की का करेंसी का नाम लायरा है, हाँ, LIRA। हाँ, लायरा जो है डैट हैज़ डिप्रिशिएटेड अराउंड 52%। इतना ह्यूज अमाउंट डिप्रिशिएट किया, तो इसलिए ये ज़्यादा से, इट हैज़ बिकम द हाईएस्ट वन टू रिजर्व गोल्ड। सबसे ज़्यादा गोल्ड इसने परचेज किया टर्की ने। फिर इजिप्शियन पाउंड का अगर बात करें, तो डैट हैज़ डिप्रिशिएटेड अराउंड 20%, इजिप्शियन का पाउंड।
हाँ, तो आप देख सकते हैं कंट्रीज जो है बहुत ज़्यादा जो है दे थिंक कि उनका करेंसी बहुत ज़्यादा डिप्रिशिएट कर गया है, डॉलर बहुत स्ट्रेंथन हो गया है, इसलिए दैट इज नेसेसरी टू हैव अ रिजर्व इन द फॉर्म ऑफ द गोल्ड। तो गोल्ड बाइंग स्प्री ऑफ द सेंट्रल बैंक्स लिव्स द ईयर टू डेट गोल्ड परचेज टू 673 टन। पूरा टोटल जैसे हमने बात किया वर्ल्ड का सेंट्रल बैंक्स ने 2022 में 673 टन ऑफ गोल्ड को परचेस किया है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द न्यूज़। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा इसमें से। नेक्स्ट इज फाइनेंस मिनिस्ट्री फाइनलाइजेस फ्रेमवर्क फॉर इशुएंस ऑफ सॉवरेन गोल्ड सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड। एक है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, ये है सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड। तो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जो है ये एक तरह का नया टूल है। हाँ, नया टूल क्या है कि इससे गवर्नमेंट बोरो करता है मनी। सो ये जैसे कोई बॉन्ड है तो बॉन्ड एक्चुअली गवर्नमेंट इशू करता है, इसे मार्केट में बेचता है, राइट, मार्केट में बेचता है और फिर बदले में इसे पैसे मिलते हैं। हाँ, बदले में पैसे मिलते हैं। तो गवर्नमेंट एक तरह से रुपये अगर बोरो करना होता है गवर्नमेंट को तो एक बॉन्ड इशू करता है, और ये बॉन्ड जो है वो बेसिकली ग्रीन बॉन्ड कहला रहा है, राइट, सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड। सॉवरेन मतलब जो कंट्री कर रहा है, ठीक है। तो ये एक तरह का नया टूल है जिससे कि गवर्नमेंट बोरो करेगा। दोनों मिनिस्ट्री जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, हाँ, और आरबीआई, हाँ, आरबीआई दोनों मिल करके ये डिसाइड किया है इस साल कि दे आर गोइंग टू रेज अराउंड 16,000 करोड़ रुपीज़ थ्रू सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड के इशू करके, ये बॉन्ड इशू करके 16,000 करोड़ रुपीज़ को जनरेट करना है, हाँ, बोरो करना है इन द पीरियड अक्टूबर 2022 से लेकर के मार्च 2023 तक में। तो दे इन ऑर्डर टू रेज 60,000 करोड़ रुपीज़ द आरबीआई एंड मिनिस्ट्री टुगेदर इज इशूइंग सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड, जिससे कि वो 16,000 करोड़ रुपीज़ जनरेट कर सके। और ये बॉन्ड जो है ये ये जो जिससे भी जो भी इससे पैसे लिएंगे गवर्नमेंट 16,000 करोड़, दैट विल गो इनटू ग्रीन प्रोजेक्ट्स में चला जाएगा। ये ग्रीन बॉन्ड के पैसे जो भी जनरेट होंगे 16,000 करोड़, दैट विल गो इनटू ग्रीन प्रोजेक्ट्स। और ये ग्रीन प्रोजेक्ट्स एक्चुअली क्या है, जो भी एनर्जी एफिशिएंट रिसोर्स का यूटिलाइजेशन करे जो कोई प्रोजेक्ट, हाँ, कार्बन एमिशन को कम करे, हाँ, या फिर नेचुरल इकोसिस्टम को अच्छा बना दे, बायोडाइवर्सिटी को नेचुरल बायोडाइवर्सिटी को इनकरेज करे, बायोडाइवर्सिटी डिप्लीट ना हो, फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को इनकरेज करे। हमारा हमारा टारगेट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है कि जो जीरो कार्बन एमिशन हो, कार्बन फुटप्रिंट्स कम हो, तो इसे जो इनकरेज करेगा दिस मनी वो इस प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया जाएगा। फिर जैसे हो गया रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोजेक्ट, हाँ, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स हो गए। उसके बाद क्लीन ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के अगर कोई प्रोजेक्ट है, जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, हाँ, तो ये क्लीन ट्रांसपोर्टेशन में आ गया। फिर वेस्ट को रिसाइकल करे, ठीक है, वेस्ट वाटर को मैनेज करे, ये सारे जो भी रिसोर्सेज प्रोजेक्ट्स, इन ये पैसा उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया जाएगा बेसिकली, ताकि हम लोग ग्रीन प्रोजेक्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप हो, जिससे कि हमारा एनवायरनमेंट क्लीन हो और हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का टारगेट अचीव हो सके। सो दिस बॉन्ड्स आर पार्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23 जनरल बजट में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था ये ग्रीन बॉन्ड को इशू करने का, और जो अभी किया जा रहा है। तो ये जो भी अमाउंट जो जनरेट होगा उसे डिपॉजिट किया जाएगा कहाँ, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में डिपॉजिट कर दिया जाएगा, दैट इज 16,000 जो करोड़ जो भी जनरेट होगा। इससे क्या होगा, जो ट्रांसपेरेंसी है ना, अकाउंटिंग का ट्रांसपेरेंसी, ये पैसे कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है ये पता चलता रहेगा। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में इसलिए जमा करना जरूरी है। और ये दिस विल बी सब्जेक्ट टू इवन कैग, दैट इज कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, जो है इसका ऑडिट भी करेगा कि एक्चुअली में ये पैसे ग्रीन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट हुए हैं कि नहीं। सो इसलिए ये दिस इज एक्चुअली वेरी ऑथेंटिक, ये ऑथेंटिक हो जाता है कि ये कैग इसका ऑडिट करेगा और ये कंट्रोलर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में इसके पैसे जमा होंगे। सो दिस इज एक्चुअली वेरी नाइस स्टेप बाय द मिनिस्ट्री एंड द आरबीआई, हाँ, जिससे कि एज ए पूरा इकोसिस्टम पूरे कंट्री का एज ए होल जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसमें कंट्रीब्यूशन में मदद करेगा, प्लस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने में मदद करेगा। इंडिया का रेपुटेशन पूरे वर्ल्ड में अच्छा होगा। सो दिस इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट फॉर रेजिंग 16,000 करोड़ रुपीज थ्रू सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स। तो चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट इज सोलर डेवलपर शॉक्ड एज द गवर्नमेंट रिमूव्स प्रोजेक्ट इंपोर्ट बेनिफिट। तो आपको पहले जानना पड़ेगा कि प्रोजेक्ट इंपोर्ट क्या है। तो प्रोजेक्ट इंपोर्ट में ना बेसिकली गवर्नमेंट जो है कुछ सब्सिडी दे रहा था, मतलब कि जो रेट ऑफ को जब भी इंपोर्ट होता है तो गवर्नमेंट उस पर इंपोर्ट टैक्स लगाता है, राइट। तो जो भी टैक्स है उस पर लग रहा था उसको गवर्नमेंट ने कम कर दिया। राइट नाउ अगर हम लोग बात करें तो सेंटर जो है 40% जो है बेसिक कस्टम ड्यूटी लगाता है, हाँ, जब किसी इंपोर्ट पे, या और प्लस 10% जो है सोशल वेलफेयर सरचार्ज भी लगाता है, हाँ, सोशल वेलफेयर सरचार्ज।
तो ये हेवी अमाउंट हो जाता है। ये लगा रहा है ऑन सोलर सेल्स और सोलर मॉड्यूल्स के ऊपर। हाँ, सोलर मॉड्यूल्स क्या होता है? सोलर मॉड्यूल्स बेसिकल कलेक्शन ऑफ सोलर सेल्स को ही सोलर मॉड्यूल्स बोलते हैं। ये जो पैनल्स है ये सोलर मॉड्यूल्स है। तो ये सोलर मॉड्यूल्स और सोलर सेल्स के ऊपर, सोलर सेल्स के ऊपर 25% है कस्टम ड्यूटी, और सोलर मॉड्यूल्स के ऊपर 40% और प्लस 10% सोशल वेलफेयर सरचार्ज लगता है। तो ये हेवी अमाउंट हो जाता है। इसलिए प्रोजेक्ट इंपोर्ट के तहत जो है ना, इनको डिस्काउंट मिलता था। बेसिकली जो वो 7.5% कंसेशनल रेट ऑफ कंसेशनल ड्यूटी लगता था इंपोर्ट करने पे, ये सोलर मॉड्यूल्स इंपोर्ट करने पे। मतलब 7.5% का कंसेशन मिलता था। पहले 40% प्लस 10% लगता था। तो इससे क्या होता था? इंसेंटिव मिल रहा था। सोलर जो भी प्रोजेक्ट्स लगा रहे थे वो इंपोर्ट कर सकते थे इजीली, कम कस्टम ड्यूटी पे करके। तो ये बेनिफिट हो रहा था। पर अचानक से क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने ऐसा क्लियर किया कि वो जो है, ये जो सोलर जो वर्ड है, सोलर प्रोजेक्ट्स का जो वर्ड है, फ्रॉम प्रोजेक्ट इंपोर्ट, उसको हटा दिए। नाउ नो लॉन्गर सोलर प्रोजेक्ट्स विल बी गेटिंग द बेनिफिट्स ऑफ प्रोजेक्ट इंपोर्ट। हाँ, तो और इंडिया का अगर हम बात करें, आपको सरप्राइज होगा जानकर कि 90% ऑफ द सोलर सेल्स और सोलर मॉड्यूल्स जो है इंडिया इंपोर्ट करता है। सिर्फ 10% जो है इंडिया एक्चुअली इंडिया में मैन्युफैक्चर करता है। तो 90% इज इम्पोर्टेड। और इसमें से भी यू विल बी सरप्राइज टू नो कि 80% जो सोलर सेल सोलर मॉड्यूल्स है वो चाइना से इंपोर्ट होता है, 80%। सो दिस इज़ अ ह्यूज अमाउंट वी इंपोर्ट फ्रॉम चाइना। हाँ, तो अक्टूबर 19 में गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि दे आर गोइंग टू रिमूव सोलर प्रोजेक्ट्स फ्रॉम प्रोजेक्ट इंपोर्ट से हटा दिया गया। और अब ये कस्टम बेनिफिट्स, जो कंसेशनल बेनिफिट्स मिल रहा था टैक्स पर, वो नहीं मिलेगा कस्टम ड्यूटी पर। तो इससे क्या हो रहा है कि बहुत सारे जो सोलर प्रोजेक्ट्स के जो डेवलपर्स थे, हाँ, जो वो बैडली एडवर्सली इफेक्ट होंगे। जो सोचे थे कि वो लोग सोलर सेल्स इंपोर्ट कर लेंगे और उनको कस्टम ड्यूटी भी कम लगेगा, तो उन्होंने बैंक से बहुत, कोई ने फाइनेंस भी ले लिया होगा प्रोजेक्ट को लेकर। हाँ, तो बहुत सारे जो कंपनीज है, जैसे कि रिन्यू पावर हो गया, राइट, रिन्यू पावर हो गया, टाटा पावर है, एक्मे है, हाँ, एक्मे है, अवादा हो गया, और एनटीपीसी, ये सब आदित्य बिरला ग्रुप, ये सब सोलर में प्रोजेक्ट्स में करते हैं। तो इन कंपनीज को बेसिकली अब प्रॉफिट कम होगा। हाँ, तो दिस विल बी एक्चुअली अ डिसएडवांटेज फॉर दिस कंपनी। और बहुत सारे जो बिजनेस है जिन्होंने अपना बिजनेस डिसीजन लिया था ये टैक्स रेट सोच कर, ये कस्टम ड्यूटी सोच कर, उनको उनका अब प्रोजेक्ट जो है नॉट वायबल हो जाएगा। जो कि जिन्होंने अपने वायबिलिटी, टेक्नो इकोनॉमिक वायबिलिटी दिया होगा, बैंक से फाइनेंस लिया होगा, ये सोच करके कि उनको इस रेट पे मिल जाएगा, इंपोर्ट हो जाएगा, कस्टम ड्यूटी इस रेट का लगेगा, ये कंसेशन मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, तो फिर इनका जो प्रोजेक्ट है वो अनवायबल हो जाएगा। सो दिस इज एक्चुअली एक वेरी बिग सेटबैक। तो अबाउट 10 गीगावाट ऑफ सोलर प्रोजेक्ट्स विल बी अफेक्टेड एंड देयर वायबिलिटी विल गो अवरी, सो सेज द डेवलपर्स। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द न्यूज़ एंड दिस इज एक्चुअली शॉकिंग फॉर द सोलर डेवलपर्स। नेक्स्ट देखते हैं, लेड बाय ऑयल रशिया बिकम्स द 5th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर टू इंडिया। तो कुछ मैं आपको फैक्ट्स बता देता हूँ, राइट। जो अगर कोई पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया का पोजीशन क्या है इन टर्म्स ऑफ द ऑयल इंपोर्ट का अगर बात करें। हाँ, तो फिर इंडिया इज़ द 3rd लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर। 3rd लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर है इंडिया पूरे वर्ल्ड में। तो पहला नंबर पे कौन कोई पूछे तो इट इज़ चाइना। चाइना इज़ द लार्जेस्ट इंपोर्टर, सेकेंड इज़ यूएसए एंड थर्ड इज़ इंडिया। इंडिया इज़ द 3rd लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ ऑयल, क्रूड ऑयल। ठीक, अगर हम लोग बात करें कि इंडिया को कौन कौन सा कंट्री एक्सपोर्ट करता है क्रूड ऑयल, हाँ, विच आर द कंट्रीज दैट एक्सपोर्ट टू इंडिया रैंक वाइज अगर हम लोग बात करें, हाँ, तो पहला नंबर पे आता है इराक। इराक इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर राइट नाउ। सेकेंड इज सऊदी अरेबिया, थर्ड इज यूएई एंड फोर्थ इज यूएसए। हाँ, यूएसए। एक्चुअली इसके बाद फिर और भी बहुत सारे कंट्री, ऐसा नहीं है कि ये हमेशा ये ऐसा फिक्स होता है, कुछ कभी यूएसए इधर आ जाता है, कभी इराक नीचे आ जाता है, कभी सऊदी अरेबिया ऊपर आ जाता है, पर ऑलमोस्ट यही रेंज रहता है, यही 4 कंट्रीज रहते हैं टॉप 4 में। इसके बाद बहुत और भी कंट्रीज है, जैसे वेनेजुला हो गया, फिर कुवैत हो गया, राइट, वेनेजुला, कुवैत, रशिया। हाँ, अब राइट नाउ जो रशिया वो है वो 5th लार्जेस्ट हो गया एक्सपोर्टर टू इंडिया। तो और अगर हम बात करें ये 4 कंट्रीज जो है ना, बेसिकली जो है 63% ऑफ द ऑयल डिमांड को इंडिया का मीट कर देते हैं, दीज 4 कंट्रीज। सो हम लोग बहुत ज़्यादा ऑयल इंपोर्ट करते हैं। और रशिया से राइट नाउ अब हमारा रिलेशन और अच्छा हो गया, क्योंकि क्रूड और हम लोग जानते हैं क्रूड और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है वो डोमिनेट करता है इंडिया का इंपोर्ट को। हाँ,
और इस क्वार्टर का अगर हम लोग बात करें, दैट इज़ अप्रैल से लेकर के सितंबर में, मतलब कि हाफ ईयर ऑफ फाइनेंशियल ईयर ऑफ 22 का बात करें, तो फिर हमारा रशिया से रिलेशन और इम्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ा है। हाँ, क्यों क्यों बढ़ा? क्योंकि यूक्रेन और रशिया के बीच में जो वॉर हुआ, उससे क्या हुआ, बहुत सारा इकोनॉमिक सैंक्शंस लग गए रशिया पे। तो सैंक्शंस लगने से क्या हुआ कि कोई उससे रशिया से ऑयल नहीं ले रहा था, तो फिर इंडिया इज़ अ फ्रेंडली, हैज़ ए वेरी फ्रेंडली रिलेशन विथ रशिया। इंडिया और रशिया काफ़ी सालों से बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। तो फिर इन नाउ टेकिंग दैट इन दिस फैक्ट एज एडवांटेज, इंडिया जो है रशिया से अब इंपोर्ट करने लग गया ऑयल हेवी क्वांटिटी में। हाँ, और इसे मैंने इंपोर्ट ऑफ कोल हो कर रहा है, कोक हो गया, राइट, फर्टिलाइजर्स हो गए, ये सब चीज़ भी रशिया से इंपोर्ट कर रहा है इंडिया। और ये इंपोर्ट बढ़ गया है। तो इंडिया का बात करें अगर रशिया से, तो क्रूड ऑयल का ही से बात करें, तो इट हैज़ इंक्रीज द जो इंपोर्ट है अराउंड 410% इंक्रीज हुआ है टू $21.34 बिलियन। हाँ, $21.34 बिलियन इंपोर्ट हुआ है रशिया से। अगर हम एक्सपोर्ट का बात करें, हाँ, IM स्टैंड्स फॉर इंपोर्ट, अगर हम एक्सपोर्ट स्टैंड फॉर एक्सपोर्ट का बात करें, तो ये एक्चुअली में 18.8% डिक्लाइन हुआ। ये 410% इंक्रीज हुआ, 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया। ये डिक्लाइन हुआ ₹2 $1.3 बिलियन। तो देखिए, हम एक्सपोर्ट जो है रशिया को सिर्फ $1.3 बिलियन का कर रहे हैं, और इंपोर्ट जो है $21.34 बिलियन का कर रहे हैं रशिया से। तो हमारा ट्रेड डेफिसिट एक्चुअली हो रहा है रशिया $20 बिलियन का राइट नाउ। रशिया के साथ इस ट्रेड डेफिसिट है, मतलब कि रशिया जो है हमें ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा। अब रशिया के पास हमारा रुपीज़ बहुत सारा इकट्ठा हो गया रशिया के पास, RUPW रुपी बहुत सारा इकट्ठा हो गया है, क्योंकि हमारा डेफिसिट चल रहा है रशिया के साथ। इसलिए इंडिया इज़ इन टॉक विथ रशिया कि वो जो भी ट्रेड करे, हाँ, वो बायलैटरल ट्रेड जो है रुपी में करे। इससे क्या होगा, डॉलर के ऊपर डिपेंडेंस जो है इंडिया का कम हो जाएगा, और जो डॉलर स्ट्रांग हो गया है उससे वो इंडिया बच जाएगा, और साथ में ये जो डेफिसिट है और रशिया के पास बहुत सारा रुपी है, वो भी ख़त्म हो जाएगा, मीट हो जाएगा। तो इसलिए इंडिया हैज़ डिसाइडेड, इंडिया रशिया मिलकर, कि रशिया जो है इंपोर्ट करेगा बेसिकली फूड हो गया, फार्मा प्रोडक्ट्स हो गया, और इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स है। ये चीज़ इंपोर्ट करके ये रुपीज़ जो एक्सेस हो गया है उसको कॉम्पनसेट करेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द न्यूज़। लेड बाय ऑयल, रशिया बिकम द 5th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर टू इंडिया। एज डिस्काउंटेड ऑयल इंपोर्ट सेट टू राइज फर्दर, इंडिया वांट्स टू स्टेप अप एक्सपोर्ट। अब इंडिया चाहता है कि एक्सपोर्ट ज़्यादा करे, क्योंकि उसका इंपोर्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है रशिया से। सो कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज़, इंडियाज वेज स्टेप टू कूल रिकॉर्ड व्हीट प्राइसेस गवर्नमेंट सोर्सेज से। तो एक्चुअली में क्या हो रहा है, आपको व्हीट के बारे में पहले बता दूं, इंडियन इकोनॉमी और व्हीट का क्या रिलेशन है। हाँ, तो इंडिया जो है राइट नाउ इज़ द वर्ल्ड्स सेकेंड बिगेस्ट व्हीट प्रोड्यूसर है। इंडिया सेकेंड पोजीशन पे आता है एज अ व्हीट प्रोड्यूसर। हाँ, और अगर कंजम्पशन का बात करें, इंडिया इज़ द बिगेस्ट कंज्यूमर ऑफ व्हीट। बिगेस्ट कंज्यूमर, सबसे ज़्यादा सेकेंड प्रोड्यूस करता है और फर्स्ट में कंज्यूम करता है, बहुत ज़्यादा हैवी अमाउंट में कंज्यूम करता है इंडिया, मतलब। ठीक है, तो इस कारण से क्या है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वीट का शॉर्टेज हो रहा है। तो राइट नाउ इट इज़ बहुत ज़रूरी है कि जो सारे स्टेट्स जो वीट का स्टॉक्स रखे हुए हैं उसको रिलीज़ करे कंज्यूमर्स के लिए, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टॉक्स रखा है FCI वगैरह, उसको रिलीज़ किया जाए। राइट नाउ क्या है, डिमांड जो है वीट का बहुत ही ज़्यादा है, हाँ, और सप्लाई जो है वो कम है। डिमांड ज़्यादा, सप्लाई कम, तो इससे क्या हो रहा है, वीट का प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अगर हम बात करें वीट का प्राइस कितना बढ़ा है, तो राइट नाउ इट इज़ अराउंड 26,500 रुपीज़। हाँ, 26,500 रुपीज़ पर टन ऑफ वीट्स। पर टन मतलब 1,000 किलो का दाम 26,500 रुपीज़ हो गया है आज के दिन। सॉरी, आज फ्राइडे है ना, तो कल एक्चुअली थर्सडे, ये थर्सडे का रेट है, ये थर्सडे को ऐसा था 26,500 रुपीज़ का। हाँ, और ये एक्चुअली में है 27% इंक्रीज़ हो गया है ये प्राइस। हाँ, देयर इज़ अ इंक्रीज ऑफ 27% सिंस सिंस मे हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मई महीने में जो है इंडिया ने वीट एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया था। इंडिया हैड बैंड वीट एक्सपोर्ट्स। हाँ, ये मई 2022 में बैन लगा दिया था। और ये ऐसा क्यों बैन लगाया गया था, गवर्नमेंट जो है, क्योंकि गवर्नमेंट चाह रहा था कि फूड इन्फ्लेशन जो है वो कम हो जाए। इन्फ्लेशन को पाई से डिनोट करते हैं, तो पाई चाहता था गवर्नमेंट कि फूड इन्फ्लेशन कम हो जाए। और इंडिया क्योंकि बिगेस्ट कंज्यूमर है वीट का, तो इससे कारण ये भी फूड इन्फ्लेशन को कंट्रीब्यूट करता है वीट। तो इसलिए जो है एक्सपोर्ट को बैन कर दिया गया था, ताकि डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए वीट बचे।
डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए वीट बचे ताकि जो फूड इन्फ्लेशन कंट्रोल में रह सके। और इसलिए अब जो है, क्योंकि जो रिकॉर्ड हाई पहुंच गया वीट का प्राइस, इसलिए ज़रूरी हो गया कि गवर्नमेंट जो है रिलीज़ करे अपने जो भी रिजर्व्स है उससे वीट को रिलीज़ करें। यहाँ देख रहे हैं रिजर्व्स, इसे रिलीज़ करने का बात हो रहा है। और प्लस साथ में जो भी इंपोर्ट पे जो टैक्स लगता है ना उसे घटा दे। इंपोर्ट पे अगर टैक्स घटा देगा तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा वीट इंपोर्ट होगा तो डोमेस्टिक में सप्लाई बढ़ जाएगा। राइट नाउ डिमांड ज़्यादा है, हमें सप्लाई बढ़ाने का ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए दिस इज नेसेसरी। तो मार्केट अराइवल फ्रॉम द प्रीवियस हार्वेस्ट लास्ट टाइम, वीट का शॉर्टेज क्यों हो गया, क्यों सप्लाई कम हो गया, क्योंकि हार्वेस्ट हमारा कम हुआ। हाँ, जो भी मॉनसून फैक्टर हो और प्रोडक्टिविटी फैक्टर हो वो कम हुआ, इस कारण से हार्वेस्ट कम होने से ये ज़रूरी हो गया वीट का सप्लाई बढ़ाना। इसलिए गवर्नमेंट को ये स्टेप्स लेना पड़ेगा कि वो रिलीज़ करे वीट का स्टॉक और इंपोर्ट जो भी ड्यूटी है उसको कम कर दे। सो दिस इज़ ऑल मच नेसेसरी कि अगर वीट का प्राइस को कूल डाउन करना है तो। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ इज इंडियाज ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन स्टेज एट 60% इन 2022। तो ये बेसिकली ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन के बारे में है। हाँ, तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि कितना परसेंट जो है हम लोग ग्राउंड वाटर को यूटिलाइज कर रहे हैं। हाँ, यूटिलाइज कितना परसेंट कर रहे हैं कंपेयर टू रिचार्ज कितना हो रहा है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज कितना हो रहा है और उसमें से हम लोग यूटिलाइज कितना कर रहे हैं। राइट, तो अगर हम लोग बात करें इन ईयर 2022, हाँ, इकोनॉमिक्स का पहले मैं बता दूं कि जो ग्राउंड वाटर जो है जो यूज़ हो रहा है वो 2022 में अराउंड 87% जो ऑफ द ग्राउंड वाटर वो यूज़ हो रहा है सिर्फ इरिगेशन में। राइट, सो आप समझ सकते हैं इरिगेशन इज़ द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ द ग्राउंड वाटर। और जो बचा 13% दैट इज़ यूज्ड इन डोमेस्टिक पर्पस के लिए, हम लोग जो डेली का काम के लिए यूज़ करते हैं ग्राउंड वाटर को, प्लस इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए जो इंडस्ट्रीज़ यूज़ करता है। हाँ, तो ये दो चीज़, दीज आर द कंज्यूमर्स, टोटल 100% हो जाता है। तो इरिगेशन इज़ द लार्जेस्ट कंज्यूमर। और अगर हम लोग बात करें 2022 में 87%, मतलब अराउंड 208.49 बिलियन, हाँ, बिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ वाटर एक्सट्रैक्ट किया गया है ग्राउंड वाटर से। इसमें से अगर हम बात करें कि ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन, हाँ, ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन जो है रिचार्ज से ज़्यादा हुआ है कुछ स्टेट्स में, मतलब जिस रेट से रिचार्ज हो उससे ज़्यादा ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन हुआ है। तो कुछ स्टेट्स में, उसमें कौन कौन सा स्टेट्स है, जैसे हरियाणा हो गया, हरियाणा, पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया। राइट, राजस्थान, दादर एंड नागर हवेली यूनियन टेरिटरीज में, दमन एंड दायू, ये सारे स्टेट्स में ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन इज ग्रेटर देन द ग्राउंड वाटर रिचार्ज, और इसलिए यहाँ पे एक्चुअली वाटर टेबल लेवल कम हो गया है। अगर हम बात करें कुछ स्टेट्स में और सारे स्टेट्स में जिसमें कि 60 to 100% जो है एक्सट्रैक्शन हुआ है, मतलब कि नॉट ग्रेटर देन, एक्चुअली लेस देन इक्वल टू, मतलब कि जो ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन है लेस देन इक्वल टू हुआ है रिचार्ज का। हाँ, बट 60 से 100% एक्सट्रैक्शन हुआ है। तो कौन कौन सा स्टेट है उसमें से, जैसे दिल्ली हुआ, दिल्ली, तमिलनाडु हो गया, यूपी हो गया, कर्नाटका है, हाँ, ये सब है। और यूनियन टेरिटरीज में बात करें तो लक्षद्वीप हो गया, चंडीगढ़, पुडुचेरी, हाँ, तो ये सारे स्टेट्स में ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन लेस देन रिचार्ज, बट वो 60 से 100% के बीच में एक्सट्रैक्शन हुआ है। और रेस्ट ऑफ द स्टेट्स में जो है लेस देन 60% हुआ है। ठीक, so this was all about the groundwater in 2022, and 87% of the total annual groundwater extracted, that is around 208.49 billion cubic meters, was for irrigation, which is 2020 was around 89%। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। मूडीज कट्स इंडियाज ग्रोथ फोरकास्ट टू 7% फॉर फाइनेंशियल ईयर 22। तो ये आज का न्यूज़ है। इसमें क्या हुआ कि मूडी ने जो है इंडिया का ग्रोथ का जो प्रोजेक्शंस रेट है वो घटा दिया है। तो अगर हम लोग पूरे साल का देखें मूडी ने क्या क्या रेट दिया था, तो मई मंथ में मूडी ने बोला था इंडिया विल ग्रो एट 8.8%। उसके बाद सितंबर मंथ में इट वाज ब्रॉट डाउन टू 7.7%। नवंबर मंथ में दैट इज टुडे इट डिक्रीज टू 7%। और आगे इट इज़ एक्सपेक्टेड, मूडी कह रहा है कि इन 2023 जो एनुअल ग्रोथ रेट होगा वो 4.8% का होगा, और 2024 में फिर इंडिया जो है बाउंस बैक करेगा तो 6.4% होगा। मतलब ये रिसेशन पीरियड होगा मूडी के अकॉर्डिंग। तो ये लगातार जो है जो रेट ऑफ ग्रोथ रेट है उसे घटा दिया है। आज 7% बोला है मूडी ने कि ये ग्रोथ रेट रहेगा इंडिया का। तो ऐसा क्या है, व्हाट आर द फैक्टर्स वाई
ये ग्रोथ रेट जो है क्यों लगातार कंसिस्टेंटली घटाया जा रहा है? तो कुछ फैक्टर्स होंगे जिसके कारण है। तो फैक्टर्स क्या है? ऑफ कोर्स पहला हम लोग जानते हैं हाई इन्फ्लेशन रेट जो है। इन्फ्लेशन रेट इंडिया में अराउंड 7.4% चल रहा है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो हाई इन्फ्लेशन, ये इन्फ्लेशन से क्या होता है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाता है। हाई इंटरेस्ट रेट जो भी रेपो रेट है राइट नाउ आरबीआई ने 5.9% कर रखा है, तो इट हैज़ एक्चुअली रेपो रेट हैज़ बीन इंक्रीजिंग। तो इससे क्या हो रहा है? क्रेडिट ग्रोथ नहीं होगा, लोग जो है लोन नहीं लेंगे, खर्च नहीं करेंगे, लोग बैंक में पैसे पार्क करेंगे। तो इससे कारण क्या हो रहा है? स्लो ग्रोथ रेट जो है, ग्रोथ रेट स्लो डाउन हो रहा है। सिर्फ इंडिया का ही नहीं, ग्लोबल स्लो डाउन भी इसका कारण है कि इंडिया का ग्रोथ रेट कम हो रहा है, क्योंकि ग्लोबली डिमांड कम होगा इंडिया का प्रोडक्ट्स का। अगर ग्लोबल स्लो डाउन होगा, वर्ल्ड में स्लो डाउन होगा, तो इंडियन प्रोडक्ट्स का डिमांड कम हो जाएगा। इससे कारण कि प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो जीडीपी भी कम हो जाएगा। हम्म तो दिस इज ऑल्सो अ फैक्टर। चौथा रीजन बोल सकते हैं मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग। ऑफ कोर्स जो आरबीआई जो है रेट, इंटरेस्ट रेट को हमेशा बढ़ा रहा है, क्रेडिट को घटा रहा है, तो दिस इज कारण की ग्रोथ कम हो रहा है। उसके बाद हो सकता है फिजिकल रीजंस इज अ पॉसिबिलिटी कि इस कारण से फिजिकल डेफिसिट जो है इंडिया का रेपिटेडली बढ़ रहा है। फिजिकल डेफिसिट टारगेट का अगर हम लोग बात करें तो इट इज़ अराउंड 6.4% ऑफ जीडीपी है कि इंडिया का फॉर द दिस ईयर, कि 6.4% ऑफ द जीडीपी रहे टारगेट। राइट नाउ जो है वो अराउंड जो फिजिकल डेफिसिट है वो दैट इज 5.42 लाख करोड़ रुपीज़। इतना हेवी अमाउंट ऑफ फिजिकल डेफिसिट है इंडिया का। और जो भी बजट एस्टिमेट्स था इस बार, दैट इज दिस अमाउंट इज अराउंड 32.6% ऑफ बजट एस्टिमेट्स। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद फिर और कारण अगर बोले तो 6 नंबर बोल सकते हैं, या जियो पोलिटिकल जो शिफ्ट्स हो रहे हैं। हाँ, जो भी रशिया यूक्रेन का क्राइसिस है, दैट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल कि इंडिया का इफेक्ट हो रहा है ग्रोथ रेट। सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट आ रहे हैं। उसके बाद अल्टीमेटली बोल सकते हैं फाइनेंशियल जो है इनस्टेबिलिटी है, फाइनेंशियल मार्केट जो है वो वॉलेटाइल हो गया है। हाँ, लगातार कैपिटल फ्लाइट हो रहा है हमारे स्टॉक मार्केट से। तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो है इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, एफडीआई कम आ रहा है। तो ऑल दिस रीजंस, ऑल दिस 7 रीजंस हम लोग बोल सकते हैं बिकॉज ऑफ विच द ग्रोथ रेट हैज़ बीन कंस्टेंटली डिक्लाइनिंग हैज़ बीन बाय द मूडीज़। और ये सिर्फ यही नहीं, और भी सारे रेटिंग एजेंसीज ने रिपीटेडली हमारा ग्रोथ रेट को घटाया है, कीपिंग इन माइंड कि ग्लोबल स्लो डाउन हो रहा है तो इंडिया भी अफेक्टेड होगा। तो मूडी साइड्स डाउन रिवीजन ऑफ द हायर इन्फ्लेशन, स्लोइंग ग्लोबल ग्रोथ अमंग मेनी टू डैम्पन द इकोनॉमिक मोमेंटम। इसलिए इकोनॉमिक जो स्पीड है, मोमेंटम है, वो डिक्लाइन कर रहा है। नेक्स्ट इज रुपी गेन 71 पैसे टू 80.69 अगेंस्ट यूएस डॉलर। हमने देखा था लास्ट 1 मंथ में रुपी जो है अराउंड 82 से 83 तक जा रहा था, 83 भी क्रॉस कर गया था। हाँ, तो अब टुडे जो है, आज जो है इसका वैल्यू 80.69 पे क्लोज हुआ है। तो ये बेसिकली फ्राइडे मतलब आज के दिन रुपी का वैल्यू है 80.69 पर डॉलर। हाँ, पर डॉलर ये आज का रुपी है। मतलब ये वापस से फिर से एक्चुअली रुपी अप्रिशिएट किया थोड़ा सा। तो इसका रीज़न क्या है? रीज़न वही है सिंपल कि जो रुपी का मतलब कि डॉलर का डिमांड कम हो गया। डॉलर का डिमांड कम क्यों हो गया? क्योंकि वीक हो गया क्रूड ऑयल का प्राइस। क्रूड ऑयल प्राइस वीक होने से इंडिया जो है बहुत ज़्यादा, हमने देखा पहले न्यूज़ में किस तरह से सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा हेवी अमाउंट में क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। उसके लिए डॉलर पे करना पड़ता है, तो डॉलर का डिमांड बढ़ता है। पर क्रूड ऑयल का प्राइस क्योंकि कम हो गया है, इस कारण से डॉलर का उतना डिमांड नहीं हुआ। और दूसरा ऑफकोर्स रीज़न है जो भी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है उन्होंने एक्चुअली में इन्वेस्ट किया है स्टॉक मार्केट में, कैपिटल मार्केट में। इस कारण से बहुत ज़्यादा डॉलर का इन्फ्लो आया, डॉलर का सप्लाई बढ़ गया। सप्लाई बढ़ने से डॉलर जो है डिप्रिशिएट करता है। और हम जानते हैं कि यूएस का राइट नाउ अगर इन्फ्लेशन का बात करें, सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, तो ये अराउंड 7.7% है ईयर ऑन ईयर। इंडिया का 7.4% है, तो ऑलमोस्ट सेम ही है। और कोर इन्फ्लेशन का बात करें यूएस का, हाँ, कोर इन्फ्लेशन इज अराउंड 6.3%। कोर इन्फ्लेशन क्या होता है? बेसिकली अगर हम लोग इन्फ्लेशन से फूड और फ्यूल को हटा दें, हाँ, तो दैट इज़ सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में जो भी कमोडिटीज़ हैं, हाँ, ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में बेसिकली रूरल और अर्बन एरिया के लिए, इंडिया के लिए अलग अलग कैलकुलेट किया जाता है, जिसमें कि अराउंड मोर देन 400 कमोडिटीज़ होते हैं दोनों में, रूरल और अर्बन के लिए। तो फिर इसमें से अगर फूड आर्टिकल्स और फ्यूल आर्टिकल्स को अगर हटा दे तो दैट गिव्स द कोर। क्यों ऐसा हटाया जाता है? इसलिए हटाया जाता है क्योंकि इट इज़ कंसिडर्ड कि कितना भी प्राइस बढ़ जाए, फूड और फ्यूल का डिमांड को उतना इफेक्ट नहीं होता है। डिमांड डज नॉट गेट अफेक्टेड, डिमांड इसका इन इलास्टिक नेचर का होता है, इसलिए इन दो चीज़ को हटा दिया जाता है और उससे कोर इन्फ्लेशन कैलकुलेट होता है। तो राइट नाउ यूएस में अराउंड 6.3% है। सो यूएस, ये सारे रीजंस जो है, वीक ऑयल प्राइसेस हो गए, फिर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडिया में, तो
आज के दिन, इसलिए दैट इज़ द रीज़न कि रुपी थोड़ा सा अप्रिशिएट हुआ है, और इट इज़ एक्सपेक्टेड कि ये एक्चुअली फ्लक्चुएट करता रहेगा, एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड कि जल्द ही ये बैक टू इट्स ओन जो वैल्यू है उस पर चला जाए। तो पॉजिटिव डोमेस्टिक इक्विटीज फॉलो इन द डॉलर ओवरसीज एमिड वीक क्रूड ऑयल प्राइसेस स्ट्रेंथन्स द रूपी। सो दिस वाज ऑल अबाउट द न्यूज़ टुडे। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, आपको कुछ सीखने को मिला, आपको जानने को मिला, कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगा, तो काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड आई विल कीप ब्रिंगिंग सच न्यूज़ फॉर यू सो दैट यू लर्न मोर, और फिर आपको न्यूज़ पढ़ने में और समझने में आसान हो। थैंक यू सो मच। सी यू टुमारो।